हेलो ऑल। आज की इस क्लास में हम डेटा टाइप्स और टाइप कन्वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। डेटा टाइप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली जो डेटा टाइप होते हैं वो दो चीजें डिफाइन करते हैं हमारे लिए, दैट इज टाइप ऑफ डेटा, और जो दूसरा होता है दैट इज द साइज और मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर दैट वेरिएबल। तो जब भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल का हमें डेटा टाइप लिखना होता है, मेंशन करना होता है। और जैसे ही हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं तो वो कंपाइलर को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या पहुंचाते हैं कि जो भी वेरिएबल बनेगा उसमें स्पेसिफिक टाइप का डेटा होगा और साथ में उस डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड साइज ऑफ मेमोरी की जरूरत होगी। जैसे बात करते हैं जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं उनके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ डेटा और साइज, ये दो चीजें वो स्पेसिफाई करते हैं। आपने देखा होगा हमारे आसपास, यदि मैं टाइप ऑफ डेटा की बात करूं तो हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास जो डेटा टाइप्स हो सकते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स हो सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? दैट इज कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स में भी कुछ इंटीजर नंबर हो सकते हैं, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग टाइप का डेटा हमारे इर्द गिर्द हो सकता है। और जब भी इस डेटा को स्टोर करना होता है तो हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है और साथ में बताना होता है कि जो भी वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या होगा। सो बेसिकली डेटा टाइप, जो भी वेरिएबल बनता है उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होना है वो स्पेसिफाई करता है, और साथ में उस मेमोरी को बनने के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी उसका साइज भी यहाँ पर वो स्पेसिफाई करता है ना। यदि मैं इसको कॉन्सेप्चुअली रिप्रेजेंट करूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, नाउ वी आर डिस्कसिंग कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा टाइप। यदि डेटा टाइप नहीं होते तो क्या होता, उसको समझने के लिए हम इसे दोनों पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम टाइप के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ डेटा के बारे में बात करेंगे, और फिर साइज के बारे में बात करेंगे, मेमोरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द टाइप ऑफ डेटा। हम जानते हैं कि जो भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इंटरनली एक एल्गोरिथम अप्लाई होता है। डिवीजन ऑपरेशन की बात करें तो उसमें इंटीजर नंबर का डिवीजन करने के लिए अलग एल्गोरिथम यूज होता है, और फ्लोट नंबर्स का या जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनका डिवीजन करने के लिए अलग एल्गोरिथम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन परफॉर्म करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करना है ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो किस टाइप का है। यदि इंटीजर टाइप का डेटा होगा तो इंटीजर डिवीजन का एल्गोरिथम हम यूज करेंगे। यदि हमारे पास फ्लोट या डबल टाइप का डेटा है तो हम उस टाइप का एल्गोरिथम यूज करेंगे। और यदि हमें यही नहीं पता कि हमारे पास किस टाइप का डेटा है तो सिस्टम का एक प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसे पहले झांक के देखना होगा कि उसके पास जो डेटा अवेलेबल है वो किस टाइप का है, और फिर उसके बाद वो डिसाइड कर पाएगा कि यदि इंटीजर टाइप का है तो ये एल्गो लगाया जाए, और यदि फ्लोट टाइप का है तो सेकेंड एल्गो लगाया जाए। इस तरीके से इस प्रोसेस में कुछ टाइम कंज्यूम हो सकता है। इसी टाइम कंजम्पशन को कम करने के लिए बेसिकली डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया गया है, जो ये बताता है कि जो भी वेरिएबल अवेलेबल है या डिक्लेयर्ड है वो किस टाइप का है, मतलब उसमें किस टाइप का डेटा होगा। उसे अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसमें उस टाइप का डेटा अवेलेबल है या नहीं है। इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं मम्मी किचन में काम करती हैं, वो हमेशा काम करती है, उनके पास कुछ कंटेनर्स है इस टाइप के, मार्केट से वो इकट्ठे कुछ 6-8 कंटेनर ले आई। मैं कुछ एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ। इन कंटेनर्स में यहाँ पर किसी कंटेनर में शुगर रखी हुई है, किसी कंटेनर में लेट्स से सॉल्ट रखा हुआ है, इस तरीके से और भी चीजें रखी हुई है। उन्हें चाय बनाना होता है, तो जब भी वो चाय बनाने जाती हैं तो क्योंकि वो किचन में काम करती है इसलिए उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। चाय बनाते समय उनका जो हाथ होगा वो हमेशा चाय पत्ती और शक्कर के डिब्बे पर ही जाएगा, वो कोई और डिब्बा कंटेनर वहां से नहीं उठाएंगे। लेकिन यदि कल के दिन मुझे चाय बनाने जाना है तो क्या होगा, तो सबसे पहले मुझे हर कंटेनर को ओपन करके देखना पड़ेगा पहले कि जो भी कंटेनर मैं यूज में ला रहा हूं या मैंने उठा लिया उसमें शक्कर या चाय पत्ती है या नहीं। तो मान लेते हैं मैंने पहला कंटेनर उठाया, ये वाला कंटेनर उठाया, इसमें पता लगा कि चाय पत्ती नहीं रखी हुई, हल्दी रखी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, उसे वापस बंद करूंगा और रख दूंगा। मैं दूसरा कंटेनर उठाता हूं, उसमें पता लगा धनिया है, तो उस केस में फिर से वो चाय में उपयुक्त नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, फिर से उस कंटेनर को बंद कर दूंगा, रख दूंगा। इस तरीके से मैं हर कंटेनर को ओपन करके देखूंगा, और बाद में जब कभी मुझे चाय पत्ती और शक्कर का डिब्बा मिलेगा तब मैं उसको यूटिलाइज करूंगा। इस पूरी प्रोसेस में कुछ टाइम लगा, लेकिन यदि इस टाइम को मैं रिड्यूस करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर जब मम्मी पहले दिन ये कंटेनर्स लेके आई तभी मैं उसमें कुछ स्टिकर लगा सकता था।
जैसे यहाँ पर मैं लगा रहा हूं इस तरीके से। अब क्या होगा, मम्मी को तो पहले भी दिक्कत नहीं थी, पर अब यदि मैं किचन में जाऊंगा तो हर कंटेनर पे एक स्टिकर लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, स्टिकर को देखूंगा। अब मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि यदि शुगर लगे हुए कंटेनर को मैं उठा रहा हूं तो उसमें शुगर है या नहीं, 101% उसमें शुगर ही होगी। तो जो चेक करने का जो समय है, जो टाइम लग रहा था, वो आपने रिड्यूस कर लिया यूजिंग डेटा टाइप। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा टाइप। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल। तो यहां पर मैं इसको एक एनालॉजी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर वेरिएबल है, मान लेते हैं ये वेरिएबल है, कंटेनर एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो कंटेंट्स रखे हैं दैट इज शुगर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, वो है डेटा, और इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है दैट इज इट्स डेटा टाइप। तो यदि मान लेते हैं मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं इंट ऑफ नम फॉर एग्जांपल, तो ये नम नाम का कंटेनर है, और इसमें ये डिसाइडेड हो जाएगा, या ये वेल डिसाइडेड है, वेल स्पेसिफाइड है कि वॉट एवर इज द कंटेंट इन दिस वेरिएबल विल बी इंटीजर, ये कुछ और नहीं हो सकता। व्हाट इज द कंटेनर? कंटेनर इज अ वेरिएबल। द कंटेंट विच आर स्टोर्ड इन दैट कंटेनर इज डेटा, values, and the data type is the sticker which is pasted on the container. So that is the significance of data type. Now second is regarding the size. Now the memory is costlier. जो मेमोरी होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, और जिस मेमोरी की हम बात कर रहे हैं वो रैम की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रैम होती है वो लिमिटेड अमाउंट में होती है, और हम जितने भी एप्लीकेशन हम रन करते हैं उनको रन करने के लिए रैम की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे केसेस में हमें मेमोरी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना होगा। इसी से रिलेटेड डेटा टाइप के साथ साइज भी इंक्लूड किया गया है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मैंने 10 लोगों को लंच पर बुलाया है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि कितने बड़े, कितने बूढ़े और कितने बच्चे आ रहे हैं। उस केस में मैं 10 बड़ों के हिसाब से खाना बनवाऊंगा, लेकिन बाद में पता लगता है कि एक दादा दादी का पेयर और 8 बच्चे आ गए, उस केस में खाना वेस्ट हो जाएगा। दूसरे केस की बात करें, यदि मैंने 10 बच्चों के हिसाब से खाना बनवाया, लेकिन बाद में पता लगा कि 10 बड़े लोग आ गए खाना खाने के लिए, तो शायद वो खाना खा भी नहीं पाएंगे। दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम है। ऐसे ही केस में हम मेमोरी के साथ भी जोड़ सकते हैं। मेमोरी के केस में भी मान लेते हैं मुझे 10 वेरिएबल्स बनाने हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनके टाइप्स क्या हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैं 8 बाइट, हर वेरिएबल 8 बाइट का ऐसा मानते हुए टोटल 80 बाइट्स की मेमोरी मैंने एलोकेट करा ली। लेकिन बाद में पता लगा कि मेरे पास 10 में से 4 इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर वैल्यूज आई हैं, ऐसे ही 4 फ्लोट वैल्यूज आई हैं, और 2 कैरेक्टर वैल्यूज आई हैं। उस केस में टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट मेरा था 8 बाइट का, यहाँ पर 16 बाइट का, और यहाँ पर 2 बाइट्स का, दैट इज 26 बाइट्स। सो मैंने अलोकेट किए 80 बाइट्स, लेकिन एक्चुअली जो डेटा मेरे पास अवेलेबल था स्टोर करने के लिए, उन्हें सिर्फ 26 बाइट्स की जरूरत थी। उस केस में ये मेमोरी क्या हो जाएगी? वेस्ट। उल्टा केस, मान लेते मैंने 10 के 10 वेरिएबल वो कैरेक्टर टाइप के बना दिए, मींस मैंने 10 बाइट्स बस अलोकेट की, लेकिन बाद में पता लगा कि मेरे पास तो इस टाइप का डेटा आ रहा है। उस केस में फिर से 10 बाइट्स अलोकेट की, लेकिन रिक्वायरमेंट 26 बाइट की थी। इस केस में मैं अपने डेटा को स्टोर भी नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब यह है कि जब भी हम मेमोरी अलोकेट करवाएं तो हमें पहले से पता हो, या हम सिस्टम को पहले से बता दें कि हमको इस टाइप के और इतनी साइज के वेरिएबल्स की जरूरत है, जिससे कंपाइलर उस हिसाब से मेमोरी अलोकेट कर दे, प्रॉपरली आपका डेटा स्टोर भी हो जाए और आप उसे यूटिलाइज कर पाए मेमोरी वेस्टेज के बगैर। सो इस तरीके से डेटा टाइप के साथ टाइप ऑफ डेटा और साइज, ये दोनों ही चीजें हमेशा साथ में चलती है। आगे बात करें तो जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स में जो C++ में वैलिड है वो है कैर, जो कैरेक्टर टाइप का होता है, जो 1 बाइट की मेमोरी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। इसके अलावा एक WChar_T होता है, जिसे हम वाइड कैरेक्टर कहते हैं, वो 2 बाइट का होता है। इसके अलावा इंट, जो कि इंटीजर होता है या इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, वो 2 बाइट या 4 बाइट का हो सकता है। जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है फ्लोट, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जो कि 4 बाइट्स रिक्वायरमेंट होती है उसकी। डबल एक डेटा टाइप होता है जो कि डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को स्टोर कर सकता है, उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट 8 बाइट की होती है। इसके अलावा बूल एक डेटा टाइप होता है जो बूलियन डेटा को स्टोर कर सकता है, उसका साइज 1 बाइट होता है। और एक और डेटा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं वॉइड, जो कि एम्प्टी होता है और उसका साइज जो मेमोरी रिक्वायरमेंट होता है वो 0 बाइट्स होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, ये तो हमने अभी टाइप्स की बात की, इसके अलावा कुछ मॉडिफायर्स भी होते हैं।
मॉडिफायर्स की मदद से हम जो जितने भी डेटा टाइप्स है उनके साथ उन्हें और इफिशिएंटली उनका मेमोरी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो मॉडिफायर्स होते हैं वो 4 होते हैं। एक होता है साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट। ये 4 मॉडिफायर्स होते हैं और इन मॉडिफायर्स को अलग अलग तरीके से आप डेटा टाइप्स के साथ यूज कर सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। जो साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट है उन्हें आप इंटीजर बेस के साथ यूज कर सकते हैं। वहीं साइंड और अनसाइंड को आप कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लॉन्ग को आप डबल के साथ यूज कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो साइंड और अनसाइंड है उन्हें हम लॉन्ग और शॉर्ट के साथ प्रीफिक्स के साथ यूज कर सकते हैं, एज अ प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मॉडिफायर्स है जिनकी हम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं टाइप कन्वर्जन की। टाइप कन्वर्जन बेसिकली हम जिसमें कि एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं डेटा को, उसे हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। इसे हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। 2 तरीके से हम टाइप कन्वर्जन करते हैं। पहला होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी कहलाता है और कंपाइलर खुद ही इसे करता है। नॉर्मली इंटरनल टाइप प्रमोशन तब होता है जब किसी एक्सप्रेशन में अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे एक ही एक्सप्रेशन में इंट वेरिएबल भी यूज हो रहा है, फ्लोट वेरिएबल भी यूज हो रहा है, कैरेक्टर वेरिएबल भी यूज हो रहा है। तो जहां कहीं किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को यूज करते हैं, उस केस में सिस्टम इंटरनल टाइप प्रमोशन करता है। उस केस में जो भी रिजल्ट इवेल्युएट होता है उसका टाइप वही होता है जो कि उस एक्सप्रेशन में जो भी टाइप सबसे बड़े टाइप का होता है वही। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक्सप्रेशन में यदि इंटीजर और फ्लोट वेरिएबल्स हैं तो फाइनली जब हम उसे इवेल्युएट करेंगे तो रिजल्ट फ्लोट टाइप का होगा। तो इंटरनल टाइप प्रमोशन करते समय फाइनल डेटा टाइप या एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका डेटा टाइप वही होता है जो कि उस एक्सप्रेशन में सबसे बड़े टाइप का डेटा हो। इसे एक एग्जांपल से भी हम समझेंगे। मान लेते हैं मैं यहां पर एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करता हूं स्टार्टिंग विथ हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट इंटीजर वेरिएबल। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया i और इसमें मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, लेट्स से 10। और यहां पर मैं एक और कैरेक्टर वेरिएबल भी डिफाइन कर देता हूं, लेट्स से c, और उसकी वैल्यू मैं a इनिशियलाइज करता हूं। यहां पर 2 वेरिएबल i और c मैंने यूज किया। और अब इसके बाद यदि मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, लेट्स से i इज इक्वल टू i प्लस c, उस केस में क्या होगा? तो यहां पर i इंटीजर टाइप का लेकिन c तो कैरेक्टर टाइप का, दोनों के टाइप मैच नहीं कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा? उस केस में इंटरनल टाइप प्रमोशन होगा। नाउ हियर a means it actually corresponds to the ASCII value 97। सो सिंगल कोट्स में जो a लिखा है दैट इज अ कैरेक्टर वैल्यू, उसके अगेंस्ट जो ASCII वैल्यू है दैट इज 97। तो यहां पर c की वैल्यू 97 सब्स्टिट्यूट की जाएगी। देन 97 प्लस 10 इट विल बी 107 and I will contain 107। so here I की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 107। तो यहां पर जो कैरेक्टर है वो किसमें प्रमोट हो गया या इंटरनली कन्वर्ट हो गया? दैट इज इन इंटीजर। इसी टाइप से हम आगे चलें। मान लेते हैं मैं एक यहां पर फ्लोट वेरिएबल डिफाइन करता हूं, लेट्स से फ्लोट ऑफ f, और यहां उसकी मैं एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूं, लेट्स से 1.2। नाउ यदि यहां पर मैं इस फ्लोट के साथ इंटीजर वेरिएबल का एडिशन कराऊं, लेट्स से फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू f प्लस i। अब इस केस में क्या होगा? अगेन f इज अ फ्लोट टाइप, i जो है इंटीजर टाइप का है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 1.2 और यहां पर इंटीजर वैल्यू i 107। तो यहां पर i 107 को फ्लोट में कन्वर्ट किया जाएगा इम्प्लिसिटली, ऑटोमेटिकली। सो होगा ये कि 107 प्लस 1.2 दैट इज द आउटपुट विल f। यदि मैं f को प्रिंट करता हूं तो f की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 108.2 लाइक दैट। यदि मैं इन सबको एक साथ प्रिंट कराने की कोशिश करूं, लेट्स से सी आउट कैर वैल्यू और c इज इक्वल टू c, then /n for new line। if I try to print the variable of variable I, and lastly
इफ आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल, तो मैं कुछ इस तरीके से प्रिंट करूंगा, दैट इज f इज इक्वल टू सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल जो कि आपको इंटरनल टाइप प्रमोशन के बारे में आइडिया देगा। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि अभी बात की, तो द फाइनल रिजल्ट जो f का जो आउटपुट आएगा, f को यदि मैं प्रिंट करता हूं तो फाइनल वैल्यू जो आएगी 108.2, जो वैल्यूज है मैंने यहाँ पर कमेंट करके आपको पहले ही दिखा दिया। सो तो कैरेक्टर को यदि आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर a प्रिंट होगा, i को यदि मैं प्रिंट करता हूं तो उस केस में 107 प्रिंट होगा, और f को यदि हम लोग प्रिंट करते तो 108.2 प्रिंट होगा। सो एक सिंपल एग्जाम्पल था जिसमें कि हमने इंटरनल टाइप प्रमोशन करके देखा। जो सेकेंड टाइप का जो कन्वर्जन होता है उसे हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। जो अभी तक हमने कन्वर्जन देखा दैट इज ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन, वो था इम्प्लिसिट कन्वर्जन, और अभी हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने के लिए हम एक सिंटेक्स यूज करते हैं और वो होता है दैट इज टाइप, दैट इज द टारगेट डेटा टाइप, एंड देन एक्सप्रेशन। जिस भी एक्सप्रेशन को हम किसी स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस तरीके से हमें वो एक्सप्रेशन लिखना होता है। इसे भी हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं, और इसको हम इस टाइप के कन्वर्जन को, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं फिर से। तो इसके एग्जांपल के लिए मैं फिर से एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, लेट्स से int of main विथ ऑल हेडर फाइल्स एंड ऑल, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं डबल टाइप का, दैट इज डबल ऑफ d इज इक्वल टू 1.2 फॉर एग्जांपल। और अब मैं यहां पर एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करता हूं और यहां पर एक वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूं, और वो वैल्यू यहां पर जो डबल वेरिएबल होगा उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एक्सप्लिसिटली। तो उस केस के लिए मुझे यहां पर लिखना होगा इंट, और किसको, मैं d को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और आई वांट टू ऐड वैल्यू 1 ओवर हियर। सो अब क्या होगा, ना हियर दिस d विल बी एक्सप्लिसिटली कन्वर्टेड टू int, मींस इस 1.2 का जो इंटीजर पार्ट होगा दैट इज 1 विल बी ट्रीटेड, और यहां पर 1 + 1 इट विल बी 2, एंड i विल कंटेन वैल्यू 2। तो यहां पर यदि मैं इस i को प्रिंट कर रहा हूं, so it will print, the output will be 2। इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि हम टाइप कास्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं यूजिंग टाइप। तो यहां पर एक डबल टाइप को हमने इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप एंड टाइप कन्वर्जन। थैंक यू।